नमस्कार, आपका एपी टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अपनी 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 11, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओनली मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है। आपका जो ऑप्शन है रेपो रेट, ठीक है, मोरल सूट, मार्केट, ओपन मार्केट प्रोसेसेस, यानी खुले बाजार की प्रक्रियाएं। देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको जो है पिछली बार क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको जो है आरबीआई के कार्य के अंतर्गत जो इसके साख नियंत्रण का कार्य बताया। तब मैंने उसे बताया था उसमें दो तरीके के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मैंने आपको मात्रात्मक बनाया था कि तीन जो है पार्ट है। एक है बैंक रेट, जिसमें हम MCLR के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो है वो है क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम खुले बाजार की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। उसमें हम जो है रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। तीसरा है अनुपातिक कोष प्रणाली, उसमें हम CRR और SLR के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उस जब पढ़ाया था तो मैंने आपको जो है मात्रात्मक को जो है वो काफ़ी अंदर जाके डिटेल में समझाया था, लेकिन मैंने आपको गुणात्मक पहलुओं को जो है डिटेल में बात नहीं की थी। आज जो है उसके गुणात्मक पहलुओं से आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो देखिए समझ लेते हैं, ठीक है। गुणात्मक पहलुओं में क्या क्या आते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण में सबसे पहले आता है चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। देखिए, चयनात्मक साख नियंत्रण तब होता है जब आरबीआई ये डिसाइड करे कि वो किसी विशिष्ट यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, या कंपनी को जो है वो ऋण देना से रोक लगा दे, ठीक है। यानी आरबीआई जो है किसी बैंक को कह दे कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को या इस कंपनी को आप ऋण मत दे। इसका रीजन कहीं भी हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन को फेयर करने के लिए वो ऐसा काम करे, या फिर जो है वो कंपनी या फिर वो व्यक्ति जो है वो धांधलेबाज है, ठीक है, वो जो है लोगों को ठगता है, तो उस चीज को रोकने के लिए जो है वो आरबीआई ऐसा करे, ठीक है। तो लेकिन आरबीआई क्या करती है, वो ऐसा कम कर सकती है, मतलब ऐसा काम वो आसानी से कर सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ वो जो है किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जो है वो एक कंपनी को जो है कम दाम पर यानी कम ब्याज पर ऋण देने के लिए भी जो है आपको सलाह दे सकती है। इसे किसानों के लिए क्या सरकार कार्यक्रम चलाती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत वो उनको जो है कम रेट पर यानी कम ब्याज पर भी जो है वो ऋण उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चयनात्मक साख नियंत्रण जो है समझ में आ गया होगा। दूसरा इसमें आता है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग, देखिए साख की राशनिंग क्या होती है, जब आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऋण देने से पहले वो उनके निष्पादन को यानी उनके आउटपुट को चेक करता है। कुछ बैंक क्या होते हैं, आरबीआई से ऋण तो लेते हैं लेकिन जो है अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने काम में जो है वो देरी करते हैं, या फिर उनके यहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा नहीं होता है, काम करने में जो है महीनों का टाइम लग जाता है। तो ऐसे में बैंक मतलब जो आरबीआई होता है वो इन सब चीज़ों पे जो है निगरानी रखता है कि बैंक जो है वो अपना काम किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है, कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है, उसकी सुविधाएं कैसी हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जटिल प्रक्रिया है उनके यहाँ पे किसी भी काम को लेकर के, या इजी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इन सब को वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखता है, ठीक है, और इसको देख कर ही वो डिसाइड करता है कि उसे जो है उस बैंक को ऋण देना है कि नहीं ऋण देना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका आउटपुट अच्छा है, तो ऑफकोर्स आरबीआई आपको बिना किसी हिचक के ऋण देगा, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो आपका जो है अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो या तो आपको ऋण देने से मना कर सकता है या आपको कम ऋण देगा, ठीक है, ये बात होती है। अब आता है तीसरा, नैतिक दबाव, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नैतिक दबाव या नैतिक मुकदमा भी जो है वो कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस या फिर आप इसको ये कह दीजिए जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, मीटिंग वगैरह भी उसको आयोजित करती है। वहाँ पे बैंकिंग नियमों के बारे में जो है अपने अधिकारियों को सूचित करती है, ठीक है, कि ये नियम है, आपको इस प्रकार से काम करना है, आपका टाइमिंग ये है, आपको जो है कस्टमर से इस प्रकार से डील करना है, उन्हें रेगुलर फ़ोन करके स्कीम्स के बारे में बताते रहना है, उनसे जो है ये भी जानने की कोशिश करनी है कि क्या आप हमारी सेवा से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। जैसे कि आपने देखा हो कि आपके बैंकिंग जो एजेंट होता है वो आपको अक्सर फ़ोन करके बताते रहते हैं और आपसे जो है वो रिव्यू मांगते हैं उनके द्वारा दी गई जो सर्विसेज है उनका, तो ये उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चौथा आता है प्रत्यक्ष कार्रवाई।
प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है, अगर कोई बैंक जो है वो किसी नियमों का उल्लंघन करता है तो आरबीआई तो उस पर जुर्माना लगा सकता है या उस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर सकता है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बता दिया गुणात्मक पहलू। तो इसने आपसे पूछा है कि एकमात्र मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है, तो जो गुणात्मक है, ठीक है, वो गुणात्मक में जो भी चीजें आती हैं वो मौद्रिक नीति उपकरण नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कभी भी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज को जो है प्रभावित नहीं करती हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो चारों मैंने आपको बताई, ये आरबीआई का तरीका है बैंकों पर नियंत्रण रखने का, इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एच इन एक्रोनॉमी वॉश। ठीक है, यूनिसेफ का एक जो है कार्यक्रम उन्होंने चलाया है वॉश करके, उसमें वो बोल रहा है कि एच जो है किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, होम्स के लिए, हाइजीन के लिए, हाउसिंग के लिए या ऊष्मा के लिए। देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर आप वॉश मतलब धोना होता है, आप हैंड वॉश करते तो हाइजीन से संबंधित ये है। ठीक है, वॉश का जो है टोटल फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो ये है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है वो हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो चलाई गई एक वर्कशॉप थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई गई एक जो है मतलब एक वर्कशॉप थी, जिसमें उन्हें स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए जो है, और ताकि जो है स्वास्थ्य पर जो है इनका गलत नुकसान ना पड़े, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रकार की जो है मानक और नीतियां जो है बनाई थी, या जिसको मानक या नीतियां बनाई जिसको जो है अन्य देश जो भी फॉलो करना चाहे वो आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है मतलब पूरा जो है डिटेल था। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको बताना है। चलिए तो एक एक करके कथनों को देख लेते हैं। अगर पहला कथन है इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया की जो जनसंख्या घनत्व वो जो है विश्व में सर्वाधिक है, ये बात 100% सही है। पहले चाइना का था, अब इंडिया नंबर 1 पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, यानी आपकी जनसंख्या घनत्व था वो 2011 में 382, ठीक है, जो है पर पर्सन यानी पर व्यक्ति पर जो है 382 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, ये बात भी 100% सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यानी भारत की कुल जनसंख्या जो है 2011 में 1 to 1.06 मिलियन थी, ये बात भी 100% सही है, इतनी ही हमारी जनसंख्या थी। अब आपका एंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, डी वाला, इसमें आपको पूछ रहा है द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 50 बिफोर द ईयर, यानी 2011 से पहले ही हमारे यहाँ पर मिलियन प्लस सिटीज की संख्या जो है 50 हो गई। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है 2019 में। ठीक है, 2019 में जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तब मिलियन प्लस सिटीज की संख्या जो है भारत में 50 नहीं थी, 46 थी। ठीक है, और अगर आपसे वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में ये संख्या बढ़ करके 52 हो गई है। कितनी हो गई है? 52 हो गई है। तो आपको ये याद रखना, मैंने आपको बता दिया कि 2019 में जब ये सवाल आया था तब ये क्वेश्चन गलत क्यों था, और अब अगर आपसे ये रिपीट करके पूछता है, ठीक है, तो जो है वर्तमान में यानी करंट में जो है कितनी मिलियन प्लस सिटीज इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज करेक्टली मैच्ड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कौन सा जो फल है वो अपने खाद्य के आणविक सूत्र से सही ढंग से मिलता है, हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है टेबल शुगर, जिसमें आपको दिया है C12H22O11, ये 100% सही है। ठीक है, ये सही है। अब देखिए आपके पास बेकिंग सोडा है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, सिरका जो है ये गलत है। ठीक है, सिरका की जो आणविक सूत्र है
वो CH3COOH है, ठीक है। और लवण जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्ट, इसका NaCl है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया तो जरूर है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 जो है वो गलत है और 2 सही है, ठीक है। तो या तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है या फिर यहाँ पे जो बेकिंग सोडा उन्होंने पूछा है उसका अर्थ यहाँ पे खाने वाले सोडा से ना होकर के दूसरे सोडा से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है कि जो है एग्जामिनर जो है आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, और लास्ट के दोनों ऑप्शन गलत हैं। लेकिन बेकिंग सोडा वाले में अगर वो सोडियम बाइकार्बोनेट से उसका मतलब है तब तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर उसका अर्थ किसी और प्रकार के सोडा से है तब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम अगर जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में डाउट की स्थिति में अगर आप आए, ठीक है, तो आपको एक ही सेलेक्ट करना हो तो आप उस ऑप्शन पे टिक करिए जिसपे आप 100% श्योर हैं कि ये तो किसी भी एंगल से गलत नहीं हो सकता है, तो आपके लिए ऑप्शन ए ही सही यहाँ पे आप करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखिए, कई बार हो सकता है आपको 2 ऑप्शन सही दे दे लेकिन एक ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो, जैसे यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का आणविक सूत्र है, क्योंकि बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और सोडा से इसका मतलब अगर है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो लेकिन टेबल शुगर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 100% करेक्ट है, तो आप ए ही टिक लगा के आइएगा एग्जाम में अगर इस प्रकार का डाउट आपको होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द FRBM एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन है 2002, 2004, 2001 या 2003। कब ये जो है एक्ट आपके पास आया था, ठीक है। देखिए ये एक्ट जो है 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में। आप पूछेंगे किस लिए लाया गया था? देखिए ये एक्ट जब आया गया था तब हमारे जो इंडिया में जो था ना, हमारा जो राजस्व घाटा था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी हमारे को प्राप्तियां बहुत कम हो रही थी और हमारा जो घाटा था वो बहुत जो है वो बड़ा होने के कारण सरकार ने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक एक्ट पारित करते हैं जिसके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से अपना जो राजस्व घाटा है या राजकोषीय घाटा है उसे हम कम कर लेंगे। इसके मध्य का जो अंतर है उसे हम कम कर जो है उसे समाप्त कर, ताकि धीरे धीरे करके वो कम हो जाए और अंत में वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो इस उद्देश्य से FRBM एक्ट को लाया गया था, ठीक है। तो इसका एक बार इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फिजिकल जो भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें तो अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। देखिए FRBM एक्ट हमारा 2003 में लाया गया था। इसके तहत हमने क्या किया था, सरकार ने जो है ये मतलब ये सरकार ने ये निर्धारित किया कि वो अनुशासित होकर के यानी डिसिप्लिन रूप से राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, उसको वर्ष दर वर्ष कम करने का प्रयास करेगी। लेकिन याद रखिएगा इसमें प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। कौन से घाटे को शामिल नहीं किया जाता है? तो प्राथमिक घाटे को शामिल नहीं किया जाता है। प्राथमिक घाटा इसमें शामिल नहीं। इसके अलावा इसमें आप देखिए राजकोषीय घाटा शामिल है, ठीक है, राजस्व घाटा शामिल है, ठीक है, प्रभावी राजस्व घाटा शामिल है, ठीक है। ये तीनों के तीनों घाटे इसमें शामिल है लेकिन प्राथमिक घाटा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इनको अनुशासित तरीके से कम करने का जो है वो सरकार ने लक्ष्य रखा था, इसीलिए जो है सरकार FRBM एक्ट लेकर के आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following will come under the category of physical contamination of drinking water? निम्नलिखित में से कौन पीने के पानी के भौतिक संदूषक की श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है मिट्टी, जीवाणु, कीटनाशक या CZM, ठीक है। तो आपसे भौतिक संपूदक जो है संदूषक पूछा है। देखिए ये जो संदूषक होते हैं कितने बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो भौतिक है, तो भौतिक संदूषक में आपके सामने आ जाएगी मिट्टी सॉइल, ठीक है, और आएंगे जैविक पदार्थ, ठीक है। अब हम रासायनिक के बारे में देख लेते हैं।
जो रासायनिक संदूषक होते हैं उनमें आते हैं कीटनाशक, केमिकल से बना होता है, ब्लीच भी केमिकल से बनी होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन, ठीक है, वो भी केमिकल है, ठीक है। तो ये रासायनिक संदूषक के उदाहरण है, ठीक है। अब हम जैविक देख लेते हैं, जो आपसे मतलब जैविक संदूषक में परजीवी आते हैं, ये भी इस सब का काम करते हैं। बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएंगे और प्रोटोजोआ आएगा, ठीक है। ये जो है जैविक संदूषक है। और संदूषक जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपको यही ऑप्शन में दिया है सीजियम, ये संदूषक का ही नाम है। प्लूटोनियम, ये आपने आपने इन सभी तत्वों के नाम सुने होंगे। यूरेनियम, ये सब जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। इन्हें अगर आप ओपन में रख देंगे या इनका कुछ ऐसा इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम का देखिए इस्तेमाल अगर बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल आप बम वगैरह बनाने में करेंगे तब क्या होगा, तब तो ये अगर मृदा में घुल गए या वायु में घुल गए तब जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है जानलेवा हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair dances are formed by only women? निम्नलिखित में से कौन से नृत्यों की जोड़ी केवल महिलाओं द्वारा की जाती है? गिद्दा और जन्ना, डांडिया एवं घूमर, जन्ना एवं छऊ, गिद्दा एवं घूमर। कौन सी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है लेडीज परफॉर्म करती हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। देखिए, गिद्दा और घूमर ये जो है सिर्फ और सिर्फ औरतें परफॉर्म करती हैं। गिद्दा जो है वो पंजाब का है, ठीक है, और घूमर जो है वो राजस्थान का है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये गिद्दा परफॉर्म कर रही है लड़कियां और ये है घूमर डांस, ठीक है। इसके अलावा जो भी डांस आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डांडिया वगैरह है, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं मेल जो है पार्टिसिपेंट हिस्सा लेते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If we arrange the following peak in ascending order of their height, which would be the correct arrangement? ये आपसे यहाँ पूछ रहा है कि अगर आप इनको जो ascending order यानी छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे तो कौन सा जो है वो सबसे पहले आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा आएगा, ठीक है। कंचनजंगा, गुरला, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी, गुरला, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ठीक है। या फिर जो है गुरला, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, गुरला, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा, कंचनजंगा या धौलागिरी, ठीक है। तो कौन सा आएगा, तो देखिए इसका आंसर है गुरला। देखिए कैसे, तो इनकी हाइट देख लेते हैं। जो गुरला है उसकी हाइट 2788 मीटर है, ठीक है। नामचा बरवा की हाइट 7756 मीटर है। अन्नपूर्णा की हाइट जो है वो 8078 मीटर है, ठीक है। धौलागिरी की जो हाइट है वो 8172 मीटर है, ठीक है। और जो कंचनजंगा है उसकी हाइट 8598 मीटर, ठीक है। ये जो है इनकी हाइट्स हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगेंगे। देखिए, पहली बात तो आपको जो इंडिया के टॉप 10 माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, उनको उनके नाम के साथ साथ कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी हाइट कितनी है, ठीक है, वो सब आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही वो आपको देखिए, अब यहाँ पे उसने आपसे हाइट के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। हो सकता है कि गुरला का नाम आपने कहीं नहीं सुना हो, लेकिन आपने नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और कंचनजंगा ये नाम बहुत फेमस है, ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर आपको इन चारों के भी पता है तो आप आसानी से जो है ये क्वेश्चन हल कर लेते। अगर आपको गुरला का नहीं भी पता होता तो भी, ठीक है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो जो बीमारी कौन सी बीमारी जो है वो विषाणुओं के कारण होती है, ये आपसे पूछ रहा है। सार्स, ओनली सार्स, स्लीपिंग सिकनेस, ओनली या फिर ओनली एक्ने, ठीक है। तो कौन सी है जो विषाणुओं द्वारा की जाती है, यानी वायरस उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये जो है वो
विषाणुओं द्वारा जो है की जाती। चलिए देख लेते हैं हम और कौन कौन सी जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी इसका आंसर स्लीपिंग सिकनेस नहीं होगा, इसका आंसर है सार्क। ठीक है, सार्क, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी हो सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि विषाणुओं द्वारा किए जाने वाले अन्य कौन कौन सी जो है मतलब बीमारियां हैं। देखिए खसरा जो है वो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, गलसुआ ये भी वायरस द्वारा होता है। फिर चेचक, चिकन पॉक्स, फिर पोलियो, फिर फ्लू या इन्फ्लुएंजा, फिर है रेबीज, रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, डेंगू। ठीक है, पीलिया, एड्स। ठीक है, पीत ज्वर, फिर चिकनगुनिया, ठीक है, और स्वाइन फ्लू। ठीक है, ये सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं वो हमें वायरस के द्वारा होती हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ठीक है, और जितनी भी जो है आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, ठीक है, इन चारों प्रकार की बीमारियों को आपने याद कर लेना। इसके साथ साथ विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को भी आपको याद करना है। आप देख रहे हैं आपसे वो इस प्रकार के सवाल पूछता है बार बार। ठीक है, तो उसे आप एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, और उसे बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको जो एग्जाम में आप इसे भूलें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स एलिमेंट ऑफ लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनिया आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज बट दे आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी मृदाओं में चूने, लोहा, मैग्नीशियम या एल्यूमिनिया के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इसे फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, लेटराइट मृदा। किसमें? देखिए जब मैंने आपको पिछली बार क्वेश्चन मतलब पिछली क्लासेस कराई थी तब मैंने आपको मृदा का एक जो है सवाल कराया था, उसमें मैंने आपको सब बताया था कि कौन सी मृदा में कौन से तत्व की अधिकता होती है और कौन से तत्व की कमी होती है। ठीक है, अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको ये आंसर आप एक ही बारे में सही कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, क्या आंसर है? काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रेड फोर्ट। लाल किले के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। किसका कथन का चयन करना है? गलत कथन का। देखिए सबसे पहले आता है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन लाल किले में रखा गया था। ये बात 100% सही है, लाल किले में रखा गया था, जिसे 1839 में नादिर शाह द्वारा हथिया लिया गया था। नहीं जी, 1839 में नादिर शाह ने इसे नहीं हड़पा था, 1739 में उन्होंने हड़पा था इसे। ठीक है, यानी वो ले गए थे। तो इस तरीके से गलत कथन यही है। ठीक है, बाकी सारे कथन हमारे सही है। ये बात सही है कि लाल किले की स्थापना 1916 में हुई थी, और ये बात भी सही है कि भवन पे ये बात उत्कीर्ण की गई है कि अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। और जो है जो दिल्ली का जो लाल किला है उसी के बारे में ये कथन बात हो रही है, क्योंकि दो लाल किले, एक आगरा का है एक दिल्ली का है। हम यहाँ दिल्ली के लाल किले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे दीवाने आम भी है, दीवाने खास भी है। ठीक है, ये देखिए 1618 में इसकी नींव रखी गई थी। दीवाने आम, दीवाने खास है, भवन पे उत्कीर्ण है। ठीक है, इसे किले मुबारक भी कहा जाता है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, सबको पता है ये बात। और जो है इसे 1739 में नादिर शाह द्वारा हथिया लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है लाल किला, ये है दीवाने आम, ये है दीवाने खास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, नेपाल, चीन। ठीक है, केवल चीन और भूटान। ठीक है, या फिर केवल भूटान और नेपाल, या फिर नेपाल और चीन। ठीक है, देखिए अब हम जो है सिक्किम के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है,
इसको समझने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले मैप की तरफ, ठीक है। जब आप मैप को देखेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। देखिए देखिए, ये छोटा सा एरिया है, ये है सिक्किम, और सिक्किम के बगल में नेपाल है, दिख गया आपको, चीन है और भूटान है, ठीक है, ये भूटान है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, नेपाल, चीन और भूटान। चलिए अब हम बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल लग रहा है पहला नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरा जो है वो त्रिपुरा लग रहा है, ठीक है, फिर असम लग रहा है, फिर मेघालय लग रहा है, ठीक है, और जो है वो मिजोरम लग रहा है, ठीक है। ये तो ये 5 स्टेट जो है वो बांग्लादेश से लग रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चीन से देख लेते हैं। तो चीन से देखिए ये लद्दाख लग रहा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो इससे भी 5 स्टेट लगते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो गुजरात लगता है, राजस्थान है, पंजाब है और लद्दाख है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इससे भी 5 स्टेट जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेपाल को देख लेते। देखिए नेपाल में जो है वो उत्तराखंड लगता है नंबर 1 पे, ठीक है, फिर यूपी लगता है, फिर बिहार लगता है, फिर पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल लगता है। उसके बाद जो है सिक्किम लगता है, ठीक है। ये हो गए 5 स्टेट, ठीक है, जो कि नेपाल से लगते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है, फिर लगता है हमारा नागालैंड, ठीक है, फिर हमारा लगता है मणिपुर, उसके बाद लगता है हमारा मिजोरम, ठीक है। ये 4 स्टेट म्यांमार से लगते हैं। अब देख लेते हैं भूटान से कौन कौन से लगते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये है भूटान, ठीक है, भूटान से लगता है भारत का सिक्किम, ठीक है, जो कि गिवन ही है, ठीक है। उसके बाद लगता है पश्चिम बंगाल, ये देखिए पश्चिम बंगाल का ये एरिया यहाँ तक आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल लगता है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक है। उसके बाद ये रहा असम। तो ये 4 स्टेट्स जो हैं वो हमारे भूटान से लगते हैं। अफगानिस्तान से अगर आप देखें तो ये है अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ भारत का जो है एक ही हिस्सा लगता है, वो है लद्दाख वाला, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। अब देखिए इसके साथ साथ एक अन्य तथ्य भी जो कि बहुत सारी बुकों में नहीं लिखा होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कई बार अगर आपको कठिन सवाल देने का मन आया एग्जामिनर का, तो वो आपसे ऐसे ही पूछेगा। अब देखिए अगर आपसे वो पूछता है कि चीन के साथ सर्वाधिक यानी सबसे लंबी सीमा भारत के कौन से राज्य की लगती है, तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा जो है भारत की लगती है लद्दाख की, ये लद्दाख है, ठीक है, ये पूरा एरिया लद्दाख है, इसकी लगती है चीन के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ पूछता है कि सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, तो ये है राजस्थान, इसके साथ लगती है, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा। अगर आपसे पूछता है कि नेपाल की सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, तो ये देखिए जो है लगती है बिहार की नेपाल के साथ, ठीक है। और अगर आपसे पश्चिम बंगाल की पूछे तो बांग्लादेश की पूछे तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि म्यांमार की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की लगती है म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा। अब आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा। ये देखिए त्रिपुरा है, ठीक है, यहाँ भी बांग्लादेश है, यहाँ भी बांग्लादेश है और यहाँ भी बांग्लादेश है। तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है इससे रिलेटेड सभी जानकारियां दे दी हैं, ठीक है। आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1931, यानी गांधी जी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने का फैसला क्यों लिया था। आपके पास ऑप्शन है चौरी चौरा नरसिंहार में हुई हिंसा के स्तर से वो बहुत दुखी थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो मुख्य नेता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जेल में बंद थे, नहीं,
वो जेल में कोई बंद नहीं था, ठीक है, बाहर थे वो। फिर दूसरा है गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने गांधी इरविन समझौता 1931 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके तहत क्या हो गया था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया था, सरकार की जो है वो बातें मानने से इनकार कर दिया था। कई जगहों पे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो है कपड़े वगैरह सब जला दिए थे, ठीक है, तो इससे अंग्रेजों की हालत हो गई थी बहुत ज्यादा खराब। तो उन्हें डर लगने लग गया था कि अगर ये आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ा, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो मतलब जो है हमारा क्या होगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो है वो गांधी जी के साथ जो है समझौता किया। तो गांधी जी ने इसी समझौते के तहत जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया था, और भारत ने ये फैसला किया था कि वो आने वाले जो गोलमेज सम्मेलन, मतलब आने वाले जो सम्मेलन है उनमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द एंशिएंट इंडस वैली साइट ऑफ धौलावीरा फाउंड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि धौलावीरा की प्राचीन जो सिंधु घाटी स्थल है वो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, किस में स्थित है, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए ये जो आंसर है इसको, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है, गुजरात में है धौलावीरा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि बाकी जगहों पे कौन कौन से स्थान है, ठीक है। तो एक स्थान का नाम आता है बनावली, ठीक है, बनावली देखिए हरियाणा में है, ठीक है। फिर आता है कालीबंगन, कालीबंगन देखिए राजस्थान में है। फिर आता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है कोट डीजी हो गया, ठीक है, और जो है सुत कांगकोडोर हो गया, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा हो गया। ये सारे के सारे जो स्थल मैंने आपको अभी बताए, ठीक है, ये सारे के सारे स्थल कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए चुनहोदड़ो भी जो है पाकिस्तान में ही स्थित है, ठीक है। तो ये सभी स्थल जो है ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। अन्य स्थलों को देख लेते हैं हम, ठीक है। अन्य स्थलों में फिर आता है रंगपुर, ठीक है, रंगपुर जो है ये भी गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में धौलावीरा भी स्थित है और गुजरात में रंगपुर भी स्थित है। उसके बाद रोपड़, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। फिर एक अन्य गुजरात में स्थित आता है वो है लोथल, तो जो है धौलावीरा, रंगपुर और लोथल ये तीनों के तीनों जो है वो गुजरात में स्थित हैं, ठीक है। फिर आता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, ये जो है यूपी में स्थित है, मेरठ जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है सोतका, सोतका जो है ये बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान में, ठीक है। उसके बाद आता है बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में जो है खोजा गया जो है स्थल है हड़प्पा कालीन, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी मेजर हड़प्पा कालीन स्थल थे उनके बारे में बता दिया है कि वो कहाँ स्थित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड़प्पा है, ये कालीबंगन है, ठीक है, ये बनावली है, ये जो है रोपड़ है, ठीक है। उसके बाद जो है ये मोहनजोदड़ो है, ये चुनहोदड़ो है, ये धौलावीरा है, ठीक है, ये लोथल है, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए ये सभी स्थल जो कि क्या कहते हैं हड़प्पा कालीन थे वो उसमें से देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये देखिए आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में कितने सारे स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के चले गए, ठीक है। तो आपको इन्हें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन क्लोथ इज इनकरेक्ट, ठीक है। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे एक केंद्र में चरखे को रखा गया था। ऑफकोर्स ये बात 100% सही है कि रखा गया था, ठीक है। फिर दूसरा है कि भारत में पहले कपास के कारखाने की स्थापना 1854 में बॉम्बे में कताई कारखाने के रूप में की गई थी। ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि आपसे गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। फिर तांती बुनकर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कपड़ा मजदूर थे। देखिए कपड़ा मजदूर नहीं थे, ये बुनकर थे, कपड़ा मजदूर नहीं थे, ये बुनकर थे, ठीक है।
तो यही आंसर जो है आपका, यही ऑप्शन जो है वो गलत है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय वस्त्र अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश वस्त्रों के प्रतिस्पर्धा करने में विफल थे। ये बात 100% सही है। हम उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो हमसे जो है सस्ते मालों पर जो है कच्चा मतलब माल, तो सस्ते माल पे जो है कच्चा माल खरीद लेते थे, रॉ मटेरियल, और उसके बाद जो है उनसे जो है मशीनों से माल तैयार करके उन्हें सस्ते रेट पर बेचते थे। और हमारे क्योंकि हैंडमेड होते थे तो महंगे बिकते थे, इसके कारण हम लोग उनके साथ कंपटीशन में वहां पे खड़े नहीं हो पाए बाजारों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन को लेके कौन सी बात सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है हेनरी विलियम डेरोजियो युवा भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा एवं विज्ञान का प्रसार करने वाले प्रथम भारतीय शिक्षकों में से एक थे। देखिए ये स्टेटमेंट 100% सही है, उन्होंने ये चीज की है। ठीक है, दूसरा आता है कि राजा राम मोहन राय ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया था कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, उन्होंने इस प्रकार की किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ज्योतिबा फुले बंगाल में थे एवं सती प्रथा उन्मूलन के लिए काम किया। नहीं, उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किया था, जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, ना कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किया। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने जो है लड़कियों के लिए जो है वो स्कूल स्थापित नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आपसे धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 110 100% ट्रू है। अनुच्छेद 110 ही हमें जो है वो धन विधेयक के बारे में बताता है। 108 जो है हमें देखिए किसके बारे में बताता है, तो हमें जो है संयुक्त बैठक के बारे में बताता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 114 जो है वो हमें बजट के बारे में, सॉरी 114 जो है वो हमें 114 जो है हमें विनियोग विधेयक के बारे में बताता है। और 112 जो है वो हमें बजट के बारे में बताता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। 110 धन विधेयक है, 108 जो है संयुक्त बैठक है। ठीक है, और 114 जो है विनियोग विधेयक है, और 112 जो है वो बजट के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द 1560s विच मुगल एम्परर बिल्ड द आगरा फोर्ट विद रेड सैंडस्टोन ब्रॉट फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, यानी 1560 के दौरान किस मुगल सम्राट ने आसपास के क्षेत्रों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर के साथ आगरा किले का निर्माण किया था। ठीक है, देखिए लाल किला 2 है, लेकिन अगर आपसे आगरा किला का निर्माण पूछा तो वो अकबर ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली से पूछता है, ठीक है, तो आपको पता ही शाहजहां ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, देखिए इसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22A डाला था। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, नहीं, इसने 22A नहीं डाला था। देखिए ये इससे नहीं आया था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा आया था। ठीक है, 86 जो है संविधान संशोधन 2002 द्वारा आया था, तो ये गलत है। ये बस 2012 में लागू हुआ था। देखिए ये बात भी गलत है, 2002 में आया था, लेकिन ये लागू संपूर्ण भारत में 2010 में हुआ था, ना कि 2012 में। ठीक है, तीसरा, अनिवार्य शिक्षा उत्तरदायी सरकारी एवं स्थानीय अधिकारियों पर ये दायित्व डालता है, तो ये बात सही है, क्योंकि इसी के अंतर्गत जो है बच्चों की शिक्षा के लिए ये जो है उत्तरदायित्व की व्यवस्था को जो है स्वीकारा था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। कैसे? इसने बोला है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। 14 आयु से नहीं, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खेल जो है का आविष्कार भारत ने किया था। आपका ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या शतरंज। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही सॉरी मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सबको पता है किसने किया था। शतरंज, चेस का जो खेल है उसका जो है आविष्कार जो है वो भारत में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल से चेस खेला जा रहा है। ठीक है, ये एक न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और हॉकी जो है देखिए ये भारत का नेशनल स्पोर्ट्स है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि आप एग्जाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो अगली क्लास के साथ हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।